हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में समझेंगे। तो देखिए, साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल का जो आईटी एक्ट 2000 में नाम था वो साइबर क्राइम ट्रिब्यूनल था। बाद में इसे 2008 में इसे रीनेम कर दिया गया और इसका नाम साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल रख दिया गया। तो इसके नाम रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इसे साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कोर्ट में हम लोग अपील करते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट। तो किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? तो जो ऑफिसर होते हैं साइबर क्राइम के, उन्होंने अगर कोई ऑर्डर दे दिया, अगर उनके ऑर्डर से हम संतुष्ट नहीं है या फिर कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जाकर उनके खिलाफ अपील कर सकता है। इसीलिए इसे साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। अब समझते हैं इसके बारे में। तो अंडर आईटी एक्ट 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एंड एस्टैब्लिश ऑफ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 48 के तहत ये उसमें मेंशन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करेगी जिसका नाम होगा साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इट इज ए लीगल अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो यह एक अथॉरिटी बॉडी होगी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, माने कि मतलब कि इसे पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स वन पर्सन इन ए ट्रिब्यूनल। तो देखिए, जैसे कोर्ट में जज होते हैं वैसे ही यहाँ एक ऑफिसर होते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। एक ही होंगे, वही होंगे जो कर्ता धर्ता सब होंगे, वही कार्रवाई को सुनेंगे, जजमेंट देंगे। अब उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, जैसे कि वहां पर पहुंचने के लिए आप में क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो पहला एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि जो हाई कोर्ट के जज की जो क्राइटेरिया होती है वो क्राइटेरिया आप में होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि मेंबर ऑफ ए इंडियन लीगल सर्विस, वह किसी न किसी इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर हो, ए ग्रेड का। तो समझिए, दोनों को क्वालिफाइंग, ये नहीं कि एक ही को क्वालिफिकेशन को पूरा करना है, दोनों क्वालिफिकेशन को पूरा करना है। हाई कोर्ट के जज की भी जितनी क्राइटेरिया होती है एलिजिबिलिटी उसको भी, और साथ में मेंबर ऑफ ए इंडियन लीगल सर्विस भी होना चाहिए। अब समझते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल उनका कितने साल का होगा। तो कार्यकाल या तो 65 साल की उम्र तक होगा या फिर 5 साल होगा। जैसे कि अगर 59 साल में ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया तो 64 साल में रिटायर हो जाएंगे। अगर 62 साल में उन्होंने संभाला पदभार तो 3 ही साल उनका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि 65 साल जैसे ही उनका होगा उसी दिनों रिटायर हो जाएंगे। अब अपील टू द साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो अपील कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी क्राइटेरिया है? तो पर्सन फाइलिंग अपील मस्ट विद इन 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफिसर। तो कंट्रोलर ऑफिसर ने जो जजमेंट दे दिया है, उस जजमेंट जिस दिन दिया उसके 25 वर्किंग डेज के अंदर ही आपको यहाँ अपील करना होगा। अगर आपने अपील नहीं किया तो फिर आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। और दूसरा जो कंडीशन है कि अगर ऑफिसर ने ऑन दी बोथ पार्टी के कंसेंट, बोथ पार्टी के सहमति पर फैसला सुनाया है, तो उस केस में आप अपील नहीं कर सकते। और उस केस में अपील नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो दोनों कोई सहमत हो गए। अब बाद में आप बोलिएगा कि हम सहमत नहीं है, तो उस केस में आपको कोर्ट भगा देगा वहां से, इसलिए मत जाइएगा। अब इसके पावर्स क्या क्या होते हैं? तो जितने पावर्स होते हैं सिविल कोर्ट के, उतने ही पावर्स होते हैं यहाँ साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल के भी। तो सिविल कोर्ट के भी बहुत सारे पावर होते हैं, क्या क्या पावर होंगे उसे हम समझेंगे। और फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डज नॉट बाइंड द साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर जो नियम 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो बातें कही गई है वो बातें इस पर लागू नहीं होगी। ये उसके अपने बाउंड्री, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बाउंड्री के बाहर जाकर भी फैसला सुना सकता है। लेकिन जो पावर होंगे वो होंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे सिविल कोर्ट के वो इसमें लागू नहीं होंगे। तो क्या क्या पावर्स और होते हैं? तो जैसे कि किसी पर्सन को समन भेज सकता है कि आप इस दिन कोर्ट में हाजिर होइए, फिर इन्फोर्स कर सकता है, जबरदस्ती भी कर सकता है, गिरफ्तारी करने तो ऑर्डर भी दे सकता है, रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट।
तो जैसे एफिडेविट का जो जितने भी प्रक्रिया होते हैं वो भी ये कर सकता है, बोलेगा कि आप एफिडेविट लेकर आइए तो आपको देना होगा। डिसमिसिंग द एप्लीकेशन, जैसे अब इसमें क्या हो गया, याचिका खारिज कर सकता है। जैसे कि आपने अपील किया, अगर मजिस्ट्रेट साहब वहाँ जो ऑफिसर हैं, प्रेसिडाइंग ऑफिसर, उन्हें लगा कि ये मामला सुनवाई के लायक नहीं है तो डिसमिस कर देंगे, एप्लीकेशन ही भगा देंगे। रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, पुनर्विचार कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने कोई फैसला दे दिया और बाद में असंतुष्ट हो गए और उन्होंने ऐसा लगा कि इस पर हमको फिर से सुनवाई करना चाहिए, तो वो रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजन को। इशू कमीशन फॉर एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी कमीशन का गठन कर सकते हैं ताकि आप जो विटनेस गवाह है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच कीजिए। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ आईटी एक्ट 2000, मतलब कि क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन बहुत सारे हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग क्या होता है, जब ईमेल के थ्रू कोई फ्रॉड होता है या फिर बल्क अमाउंट में आपके पास ईमेल, गलत अनवांटेड ईमेल भेज दिया जाता है तो उसे स्पैमिंग कहते हैं। तो आईटी एक्ट 2000 डज नॉट डिस्कस ऑन इट। आईटी एक्ट जो 2000 है उसमें इसकी कोई चर्चा ही नहीं की गई है स्पैमिंग के बारे में। और डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी ये प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी बात इसमें नहीं की गई है। डज नॉट एड्रेस इशू लाइक प्राइवेसी एंड कंटेंट रेगुलेशन। तो प्राइवेसी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के अधीन आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स, और उस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है आईटी एक्ट 2000 में। इसके बाद डज नॉट कवर वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स लाइक साइबर फ्रॉड, चैट रूम अब्यूज, ये सब के बारे में कोई भी चर्चा उसमें की गई नहीं है। अब साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड जो किया जाता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। चैट रूम अब्यूज, मतलब कि किसी को आप गाली दे रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब के एक ग्रुप बनाकर, तो उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। डेटा प्रोटेक्शन, तो देखिए आने वाला जो वार होगा वो डेटा के लिए वार होगा, साइबर वार हो किया जाएगा आज की दुनिया में। तो डेटा आज के समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। आपने सुना भी होगा कि हाल में फेसबुक ने डेटा चोरी किया, उस पर इल्जाम लगे थे। तो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी नियम आईटी प्रोटेक्शन में नहीं है। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट नहीं है, वही 60 साल के तोंदफुला हुआ पीपल बैठते हैं साइबर क्राइम में। इंडिया में जो साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। और उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी भी इसमें आईटी एक्ट में है। डज नॉट एड्रेस इशू लाइक साइबर वार, आइडेंटिटी थेफ्ट और प्रॉब्लम इन डेफिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ जुरिस्डिक्शन में समस्या क्या है, तो आईटी एक्ट 2000 में ये बताया ही नहीं गया है कि आप किस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं, किस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। तो एक समस्या आ जाती है कि मान लीजिए कि ये एक कोई सर्टेन मुद्दा है, वो आईटी एक्ट 2000 के अंदर आएगा या नहीं, इसे पहचानने में ही काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डेफिनेशन में बताया ही नहीं गया है उसके जुरिस्डिक्शन को। अगर धन्यवाद, आज हमारा ये यूनिट 4 खत्म हो गया। अगले लेक्चर से हम लोग यूनिट 5 की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।